नमस्कार यंग इंडिया, मैं दिनेश पाठक लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की कुछ ताज़ा तरीन जानकारियां खास आपके लिए। जुड़ें और ज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगाने को तैयार हो जाएं। 28 दिसंबर के इस अंक में आपको जानकारी मिलेगी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से जारी सुशासन सूचकांक 2020-21 की, जिसके जरिए राज्यों की परफॉर्मेंस को भारत सरकार ने आंका है। मैं जानकारी दूंगा 4 दिसंबर 2021 को सेना द्वारा नागालैंड में 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद उत्पन्न हालात के बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी मिलेगी। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से की जाने वाली उस पहल की जिसमें बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल्स में समाप्त होने वाली संकटग्रस्त कंपनियों के बचाव में तेजी लाने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के प्रस्ताव की, जिसे मंत्रालय इसी 23 दिसंबर को लेकर आया है। बुलेटिन के अंतिम हिस्से में सागर मिशन, हेल्थ इंडेक्स और कानपुर मेट्रो की बात। केंद्र सरकार की ओर से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने बीते 25 दिसंबर 2021 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 202021 जारी किया। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर हैं। 2019 की तुलना में गुजरात ने 12%, जबकि गोवा ने सर्वाधिक 25% की वृद्धि दर्ज की है। गुजरात ने आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण और विकास में बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोवा ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, पर्यावरण, आर्थिक शासन और सामाजिक कल्याण और विकास में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, ने 2019 की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी सुधार किया है। इस साल के सूचकांक में 20 राज्यों ने अपने समग्र सुशासन सूचकांक स्कोर में सुधार किया, इंप्रूवमेंट किया है। जम्मू कश्मीर ने भी वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, ये अच्छे संकेत हैं। झारखंड ने GGI 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 12.6% की वृद्धि दर्ज की। इसने 7 सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान में 1.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो मामूली है, कम है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में केवल मिजोरम ने अपनी जगह सुनिश्चित की। इस राज्य ने वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और आर्थिक शासन में अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उपयोगिताओं, वाणिज्य और उद्योग और सामाजिक कल्याण और विकास में बेहतरीन प्रदर्शन किया। Excuse me. यस, Thank you so much. मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। बीते 4 दिसंबर 2021 को सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के DGP शामिल होंगे।
यह समिति इसलिए गठित की गई है क्योंकि नागालैंड में सेना द्वारा 6 नागरिक मारे जाने के बाद आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की मांग वहां जोर शोर से उठ रही है। समिति 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इसी आधार पर तय होगा कि इसको हटाया जाए या न हटाया जाए। आइए यह भी जान लें कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट क्या है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने, यहां तक कि अशांत क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली मारने की शक्ति देता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। एक बार जब क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है तो उसे अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार कम से कम 6 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है, मतलब 6 महीने तक उसे हटाया नहीं जा सकता। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत कौन से राज्य हैं यह भी जान लेते हैं। वर्तमान में यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। असम में 3 जिले और 4 पुलिस स्टेशन इस अधिनियम के तहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में मेघालय में इसे पूरी तरह से हटा दिया था। 2018 और 2019 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई पुलिस स्टेशनों से भी इस कानून को हटा दिया गया। पंजाब इस अधिनियम को निरस्त करने वाला पहला राज्य बना था। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2021 को दिवालिया न्यायाधिकरणों में समाप्त होने वाली संकटग्रस्त कंपनियों के बचाव में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायाधिकरणों में मामलों के तेजी से प्रवेश के साथ साथ हितधारकों द्वारा एक साथ तैयार की गई पुनरुद्धार योजनाओं को तेजी से अपनाने के तरीके सुझाए हैं। सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक परामर्श के दूसरे दौर का आयोजन करने की भी योजना तैयार की है। सरकार ने ट्रिब्यूनल द्वारा कारपोरेट टर्न अराउंड योजना की अस्वीकृति या अनुमोदन के लिए एक निश्चित समय अवधि प्रदान करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों को शीघ्रता से स्वीकार करने का भी सुझाव दिया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े दिवाला सुधारों में से एक है। इस कोड को कारपोरेट्स और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठित और दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों के लिए संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए तैयार किया गया था। यह भी जान लें कि आखिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों बनाया गया। यह इसलिए तैयार किया गया क्योंकि आईबीसी से पहले के युग में दिवाला और दिवालियापन से संबंधित कई कानून थे। इससे अनुचित विलंब के साथ अपर्याप्त और अप्रभावी परिणाम भी प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए कंपनी को समाप्त करने और बंद करने के लिए कंपनी अधिनियम, सुरक्षा प्रवर्तन के लिए सरफेसी अधिनियम, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली के लिए ऋण की वसूली अधिनियम 1993। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड तैयार करने के पीछे सरकार की मंशा कुछ यूं है। मौजूदा दिवाला कानूनों को समेकित और संशोधित करना, दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही को सरल और तेज बनाना, कंपनी में लेनदारों के हितों की रक्षा करना, कंपनी को समयबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और भारतीय दिवाला एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करना शामिल है। भारतीय नौसेना जहाज केसरी सागर मिशन के हिस्से के रूप में इसी 25 दिसंबर को 500 टन खाद्य सहायता लेकर मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पहुंचा। सूखे और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के इरादे से 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। भारत मोजाम्बिक सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस प्रकार समर्थन करने के लिए आईएनएस केसरी ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सौंपे हैं। आखिर क्या है सागर मिशन, यह भी जानना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर मिशन 2015 में शुरू किया गया। यह मिशन हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन के लिए भारत का रणनीतिक विजन है। इस मिशन के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ उनकी समुद्री क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
आईएनएस केसरी और भारतीय नौसेना ने इसी तर्ज पर कुछ अन्य मिशन भी चलाए, उन्हें भी जान लेना समय की मांग है। मई-जून 2020 के दौरान आईएनएस केसरी ने मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस सहित भारत के विस्तारित पड़ोसी को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह का मिशन लॉन्च किया था। आईएनएस ने कई स्थानों पर भारतीय नौसेना की चिकित्सा सहायता टीमों को तैनात किया। भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत मई 2020 से अब तक 15 मित्र देशों में जहाजों को तैनात किया है। आइए नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स को जान लेते हैं। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में केरल एक बार फिर अव्वल आया है, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हैं, जो नीचे से क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि रिपोर्ट जारी होने के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यूपी के पक्ष में कहा कि यह अकेला बड़ा राज्य है जहां सबसे अच्छा काम हुआ है। इस राज्य के हेल्थ सिस्टम ने चहुंओर बहुत तेज विकास किया है। ये चौथा साल है जब नीति आयोग ने देश भर के राज्यों का हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। अब तक हर बार केरल का प्रदर्शन ही सबसे अच्छा रहा है। ताजा इंडेक्स में रेफरेंस ईयर 2019-20 रखा गया है। छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम ने इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन खराब रहा है। नीति आयोग के इस हेल्थ इंडेक्स में हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन उसके प्रमुख पहलुओं की हालत बताने वाले 24 इंडिकेटर्स के आधार पर किया जाता है। इनमें हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस, स्वास्थ्य सूचनाओं और प्रक्रियाओं जैसे अहम पहलू शामिल हैं। इस इंडेक्स को जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि देश के तमाम राज्य अपने हेल्थ इंडेक्स का इस्तेमाल नीति निर्धारण और संसाधनों के आवंटन बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह इंडेक्स एक ऐसी संघीय व्यवस्था की मिसाल है जो एक साथ प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगात्मक दोनों है। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की है, जबकि विश्व बैंक ने इसके लिए तकनीकी सहयोग मुहैया कराया है। इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दिए जाने वाले इंसेंटिव को इस इंडेक्स से जोड़ने का फैसला किया है, जिससे इसकी अहमियत का पता चलता है। कानपुर वासी 29 दिसंबर यानी कल से मेट्रो ट्रेन में सफर करने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में 9 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहे। 2 साल पहले 15 नवंबर 2019 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो की आधारशिला रखी थी। 2 वर्ष से कम समय में इस प्रोजेक्ट ने आकार लिया। बीते 10 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की थी। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने कानपुर मेट्रो के अपने 3 दिवसीय निरीक्षण के दौरान वायाडक्ट, ट्रैक स्टेशन परिसर, साइनेज, सुरक्षा व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया और मेट्रो ट्रेन की गति भी जांची। संतोषजनक पाए जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली और आज यानी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। कानपुर मेट्रो 3 डिब्बों के साथ आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक प्राथमिकता खंड पर चलेगी। जनता के लिए यह सेवाएं 29 दिसंबर 2021 से खोली जाएंगी। दैनिक मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। शुरुआत में क्यूआर कोड से टिकट की सुविधा होगी। इसके बाद लोगों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में 2 कॉरिडोर शामिल हैं, जिसकी कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर है। पहला कॉरिडोर आईआईटी कानपुर से नौबस्ता जो 23.8 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा कॉरिडोर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक है, 8.6 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा प्रोजेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। आज सिर्फ एक हिस्से का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, आभार, थैंक यू।